हेलो दोस्तों, एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2026-27। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया और आज हम इसका एक गहन विश्लेषण करेंगे। जी, और ये विश्लेषण खास तौर पर उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बजट के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, सरकार के वो 3 कर्तव्य क्या हैं जिनका जिक्र हुआ, और सबसे मजेदार सवाल, पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि ये बजट विकसित भारत के विजन पर कैसे आधारित है। सरकार ने इसे एक युवा शक्ति चालित बजट भी कहा है। तो चलिए इसकी मैक्रो इकोनॉमिक नींव और बड़ी घोषणाओं पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की जो बड़ी तस्वीर है उससे शुरू करते हैं। मतलब इस बजट के हिसाब से देश की आर्थिक सेहत कैसी दिख रही है, ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान है। ये सबसे सही सवाल है शुरुआत करने के लिए। देखिए, बजट के जो आंकड़े हैं वो काफी मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो असली जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.5% रहेगी। 7.4%। ये तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। बिल्कुल। और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के लिए जो सांकेतिक जीडीपी वृद्धि है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, उसका अनुमान 10.0% है। 10%। एक मिनट, यहाँ पर सांकेतिक और असली जीडीपी में क्या फर्क है? हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, आसान भाषा में असली जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि देश में असल में कितना ज्यादा सामान और सेवाएं बनी, जबकि सांकेतिक ग्रोथ में महंगाई का असर भी शामिल होता है। तो 10% की सांकेतिक ग्रोथ का मतलब है कि सरकार मान रही है कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही, साथ में थोड़ी बहुत महंगाई भी रहेगी। अच्छा, तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था की सेहत का ही संकेत है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमी का इंजन तो ठीक चल रहा है, लेकिन सरकार की अपनी माली हालत कैसी है? मैं राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट की बात कर रही हूँ। आपने सही नब्ज पकड़ी है। सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो अंतर है वही फिस्कल डेफिसिट है, और इस मामले में सरकार काफी, कह सकते हैं, अनुशासन दिखा रही है। 2026-27 के लिए घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। 4.3%? ये पिछले साल से कम है। हाँ, पिछले साल ये 4.4% था। तो ये मामूली कमी है, लेकिन ये सही दिशा में एक कदम है। ये दिखाता है कि सरकार धीरे धीरे अपने खर्चों पर काबू पा रही है। और सरकार पर जो कुल कर्ज है, डेट टू जीडीपी रेशियो, उसका क्या हाल है? उस पर भी सरकार की नजर है। एक लंबा लक्ष्य है कि 2030-31 तक इस अनुपात को 50% तक लाया जाए। अभी 2026-27 के लिए ये 55.6% अनुमानित है। तो ये एक मैराथन की तरह है जिसमें आप धीरे धीरे अपनी रफ्तार सुधारते हैं। समझ गई। अब कुल खर्च और प्राप्तियों की बात करते हैं। वो आंकड़े कितने बड़े हैं? 2026-27 के लिए सरकार का जो कुल व्यय है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर है, वो करीब 53.5 लाख करोड़ अनुमानित है। 53.5 लाख करोड़, ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और जो कुल गैर ऋण प्राप्तियां हैं, मतलब बिना कर्ज लिए जो कमाई है, वो 36.5 लाख करोड़ है। तो घाटा तो साफ दिख रहा है। जी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो है पूंजीगत व्यय का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कैपेक्स कहते हैं। कैपेक्स, ये शब्द हम हर बजट में सुनते हैं। आसान शब्दों में ये इतना जरूरी क्यों है? कैपेक्स मतलब वो पैसा जो सरकार भविष्य की संपत्ति बनाने पर खर्च करती है, जैसे नई सड़कें, बंदरगाह, रेलवे लाइनें, पुल बनाना। ये तनख्वाह या सब्सिडी पर खर्च नहीं होता। अच्छा, तो ये एक तरह का निवेश है। बिल्कुल, ये वो निवेश है जो लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, जॉब्स पैदा करता है। और सरकार ने इस साल इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। 12.2 लाख करोड़, ये तो एक बहुत बड़ा दाव है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इम्पल्स है। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब आते हैं बजट के वैचारिक आधार पर। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 3 कर्तव्यों की बात की थी। ये क्या है? हाँ, ये इस बजट की, कह सकते हैं, आत्मा है। ये सरकार की 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। और इसे हासिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? सिर्फ कैपेक्स बढ़ाने से तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सरकार ने 7 रणनीतिक क्षेत्रों को चुना है जहां मैन्युफैक्चरिंग को जोर शोर से बढ़ावा दिया जाएगा। कौन से क्षेत्र है ये? इसमें बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब भविष्य के जो बड़े उद्योग हैं वो सब शामिल हैं।
सेमीकंडक्टर, ये तो आज के दौर का मतलब नया सोना है। सही कहा आपने। गाड़ियों से लेके फोन तक सब कुछ इसी पर चलता है। तो सरकार का फोकस है कि हम सिर्फ चिप्स इंपोर्ट ना करें, बल्कि यही बनाएं। तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी है? हाँ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और छोटे उद्योगों, एमएसएमईज के लिए कुछ है? उनके लिए भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड प्रस्तावित है, ताकि उन्हें बढ़ने के लिए आसानी से पैसा मिल सके। ठीक है, तो पहला कर्तव्य इकोनॉमी के इंजन को मजबूत करना है। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। मतलब ह्यूमन कैपिटल पर फोकस। बिल्कुल। देश तो तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या देश के लोग भी उस रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार हैं? ये सवाल है। और इसका जवाब बजट में क्या है? इसके लिए एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज नाम की एक हाई पावर स्थायी समिति बनाई जाएगी। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये देखना होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो पढ़ा रही है, क्या है इंडस्ट्री को उसकी जरूरत भी है या नहीं। मतलब स्किल गैप को भरना। ये तो बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है? स्वास्थ्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय हब बनाने की योजना है और आयुष को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने एक ऑरेंज इकोनॉमी का भी जिक्र सुना था, ये क्या चीज है? ऑरेंज इकोनॉमी मतलब एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये $1 खरबों का ग्लोबल बाजार है। अच्छा, तो अब सरकार गेमिंग और वीएफएक्स जैसी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को एक बड़े आर्थिक अवसर की तरह देख रही है। हाँ बिल्कुल, भारत इसमें एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। इसीलिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी, ताकि हमारे युवा सिर्फ गेम खेलने वाले नहीं, बल्कि गेम बनाने वाले बने। एकदम सही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस विषय पर चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब तीसरे कर्तव्य पर आते हैं, जो सबका साथ, सबका विकास सुनिश्चित करने की बात करता है। हाँ, तीसरा कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि विकास की इस दौड़ में कोई भी पीछे न छूट जाए। इसमें खास तौर पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ विशेष है? जी, उनके लिए दिव्यांग कौशल योजना शुरू की जाएगी। इसमें उन्हें आईटी, एवीजीसी और हॉस्पिटैलिटी जैसे नए जमाने के क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बहुत अच्छी पहल है। तो ये 3 कर्तव्य मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं: मजबूत इकोनॉमी, काबिल लोग और एक समावेशी समाज। बिल्कुल। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुपया आता कहाँ से है? मतलब सरकार की कमाई के स्रोत क्या हैं? ये समझना बहुत दिलचस्प है। अगर हम सरकार की कमाई को 1 रुपया माने, तो उसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसा उधार और अन्य देनदारियों से आता है। 1 मिनट रुकिए, मतलब हर 1 रुपये में से 24 पैसे तो कर्ज है? जी हाँ, ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी हकीकत है। सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है, इसलिए बाकी का पैसा उधार लेना पड़ता है। ये तो काफी ज्यादा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो सबसे बड़े स्रोत हैं वो हैं टैक्स। इनकम टैक्स से 21 पैसे आते हैं। और कॉर्पोरेशन टैक्स? कंपनियों से लिए जाने वाले कॉर्पोरेशन टैक्स से 18 पैसे। और जीएसटी, उसका कितना योगदान है? जीएसटी और दूसरे जो कर हैं उनसे मिलकर 15 पैसे आते हैं। तो अगर हम देखें, इनकम टैक्स 21, कॉर्पोरेट टैक्स 18 और जीएसटी 15, ये 3 टैक्स मिलकर ही सरकार को 54 पैसे कमा कर देते हैं। जी, ये हमारी टैक्स व्यवस्था की रीढ़ हैं। बाकी के पैसे कहाँ से आते? बाकी में 10 पैसे गैर कर राजस्व से आते हैं, जैसे सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना यानी विनिवेश। अच्छा। फिर 6 पैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से, 4 पैसे सीमा शुल्क यानी कस्टम से और 2 पैसे गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से। दूसरा पहलू देखते हैं, ये रुपया जाता कहाँ है? खर्च की सबसे बड़ी मदें कौन सी हैं? खर्च की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हर 1 रुपये में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है 22 पैसे, वो राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के रूप में वापस चला जाता है। 22 पैसे मतलब केंद्र सरकार जो भी टैक्स जमा करती है उसका लगभग 1/4 हिस्सा उसे वापस राज्यों को देना पड़ता है। जी, ये हमारे संघीय ढांचे का आधार है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो क्या है? 20 पैसे सिर्फ पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में चले जाते हैं। 20 पैसे सिर्फ ब्याज में? मतलब हमारी कमाई का 5वां हिस्सा तो सिर्फ पुरानी उधारी का ब्याज भरने में ही जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ ब्याज। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर रुपए में से 42 पैसे
22 राज्यों के और 20 ब्याज के, तो ऐसे हैं जिन पर सरकार का कोई खास कंट्रोल ही नहीं है, वो तो देने ही पड़ेंगे। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा, ये फिक्स्ड खर्चे हैं। असली खेल तो बाकी के 58 पैसों में है कि सरकार उसे कैसे इस्तेमाल करती है। तो वो 58 पैसे कहाँ जाते हैं? उसमें से 17 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च होते हैं और रक्षा, डिफेंस? रक्षा पर 11 पैसे खर्च होते हैं। कुल आवंटन करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है। और फिर 8 पैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर, 7 पैसे वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण पर, और 7 पैसे अन्य खर्चों पर जाते हैं। और सब्सिडी और पेंशन का क्या हिस्सा है? सब्सिडी पर 6 पैसे और पेंशन पर 2 पैसे खर्च होते हैं। तो ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि सरकार के हाथ कितने बंधे हुए हैं और उसे कितनी सावधानी से बाकी बचे पैसे को विकास के कामों में लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही। चलिए अब कुछ प्रमुख क्षेत्रों और नई योजनाओं पर नजर डालते हैं जिनकी घोषणा इस बजट में की गई है। आपने बायोफार्मा का जिक्र किया था। हाँ, सरकार बायोफार्मा शक्ति नाम की एक बड़ी योजना ला रही है, बायोफार्मा शक्ति। इस पर अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 करोड़? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद भारत को दवाओं और वैक्सीन बनाने का एक ग्लोबल हब बनाना है। सिर्फ जेनेरिक दवाओं का नहीं, बल्कि नई रिसर्च और इनोवेशन का भी। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ बड़ी परियोजनाओं के बारे में बताएं। रेलवे में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है। हाई स्पीड रेल? जैसे मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी? जी, ये रूट्स भी शामिल हैं। सोचिए, इन शहरों के बीच का सफर कितना आसान और तेज हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा नदियों के रास्ते माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग भी विकसित किए जाएंगे। शिक्षा और खेल के मैदान में क्या नया है? शिक्षा में पूर्वी भारत में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोलने की योजना है। अच्छा। और हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की भी योजना है। और खेल? खेल में खेलो इंडिया मिशन को और मजबूती दी जा रही है। साथ ही देश में खेल का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि हमें बैट और रैकेट भी बाहर से न मंगाने पड़े। बिल्कुल। पर्यटन के लिए भी कुछ है? हाँ, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा और जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनके कौशल विकास के लिए भी एक पायलट योजना शुरू होगी। ठीक है, तो ये सब तो हुई बड़ी बड़ी बातें, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई योजनाएं। लेकिन आप उस आम इंसान पर आते हैं जो हर साल अपना टैक्स भरता है। करदाताओं के लिए इस बजट में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये साफ कर दें कि अगर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि इनकम टैक्स की दरों में कोई बड़ी कटौती होगी तो उसे निराशा हाथ लगेगी। मतलब टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है? जी नहीं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फिर करदाताओं के लिए क्या है? सिर्फ निराशा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का फोकस टैक्स की दरें कम करने पर नहीं, बल्कि टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर रहा है, जिसे वो ईज ऑफ लिविंग कह रही है। अच्छा, प्रक्रियात्मक सुधार। जी, और इसमें सबसे बड़ी घोषणा है एक नए आयकर अधिनियम की, एक नया इनकम टैक्स एक्ट। एक नया कानून? इसका क्या मतलब हुआ? पुराना कानून खत्म हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अभी का जो इनकम टैक्स कानून है वो एक बहुत पुरानी और उलझी हुई किताब की तरह है। सरकार कह रही है कि वो इस पूरी किताब को हटाकर 1 अप्रैल 2026 से एक नई, साफ सुथरी और छोटी गाइडबुक लागू करेगी, ताकि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। बिल्कुल। अगर ये ठीक से लागू हुआ तो ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ बदलाव है जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करेंगे? हाँ, एक बड़ी राहत टीसीएस के मामले में दी गई है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अच्छा, वो जो विदेश यात्रा पे लगता है? जी, विदेशी टूर पैकेज पर जो 20% तक टीसीएस लगता था, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। 20% से सीधा 2%? ये तो बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी। इसी तरह पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर भी टीसीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। तो इससे उन परिवारों को बहुत मदद मिलेगी जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है आईटीआर फाइलिंग को लेकर। क्या है वो? अब आप अपना संशोधित रिटर्न यानी रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर पाएंगे। पहले ये सीमा 31 दिसंबर थी। तो मतलब अपनी गलतियां सुधारने के लिए 3 महीने और मिलेंगे? जी, हालांकि इसके लिए एक मामूली शुल्क देना होगा। ठीक है। और एक और छूट का भी जिक्र था, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स को लेकर। हाँ, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज को
अब आयकर से पूरी तरह छूट दे दी गई है। तो कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, टैक्स की चोरी मत करो, हम प्रक्रिया को इतना आसान बना देंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, फोकस अनुपालन को आसान बनाने पर है। तो ये था केंद्रीय बजट 2026-27 का एक पूरा लेखा जोखा। हमने इसकी बड़ी तस्वीर से लेके छोटी छोटी बारीकियों तक को समझने की कोशिश की। संक्षेप में कहें तो ये बजट निरंतरता का बजट है, कोई बहुत बड़े चौंकाने वाले ऐलान नहीं है। ये आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने, भविष्य की ग्रोथ इंजन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने और साथ ही साथ वित्तीय घाटे को काबू में रखने की एक संतुलित कोशिश है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रमुख योजनाओं के नाम जैसे बायोफार्मा शक्ति या दिव्यांग कौशल योजना, आवंटन राशि और जीडीपी राजकोषीय घाटे जैसे आंकड़े, हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना जरूरी है। इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में आ रही है। क्या? कि सरकार का फोकस अब सिर्फ अलग-अलग शहरों पर नहीं बल्कि पूरे आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर है। जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर, एक शहर को दूसरे से नहीं बल्कि पूरे आर्थिक जोन को दूसरे से जोड़ रहा है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हो सकता है हम भविष्य में दिल्ली एनसीआर की तरह मुंबई पुणे आर्थिक क्षेत्र या बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद इनोवेशन ट्रायंगल जैसी बातों को और ज्यादा सुने। बिल्कुल, ये शहरी नियोजन और क्षेत्रीय विकास का एक बिल्कुल नया मॉडल हो सकता है। जी, जिस पर आगे सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कैसे आकार लेता है। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।